में बीजेपी मुख्यालय में किसान आंदोलन पर बड़ी बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संजीव बालियान, सतपाल सिंह मौजूद। कई राज्यों के बीजेपी के किसान नेता भी शामिल। ग्रेटा टूलकिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से शांतनु मुलुक को बड़ी राहत। 10 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली। निकिता जैकब की ट्रांजिट जमानत पर फैसला कल तक सुरक्षित। ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप चैट में टूलकिट लीक होने से डर गई थी ग्रेटा। दिशा ने कहा था, ग्रेटा को मुश्किल में नहीं फंसने दूंगी। जी न्यूज ने 3 फरवरी को डीएनए शो में टूलकिट को लेकर एक बड़ा एक्सपोजे किया था। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की पुलिस रिमांड 7 दिन और बढ़ी। दिल्ली पुलिस लाल किला ले जाकर करा चुकी है सीन को रिक्रिएट। पूछताछ में दीप सिद्धू कर चुका है कई खुलासे। उमर खालिद और शर्जील इमाम की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप, यूएपीए के तहत दर्ज है केस। एलिज से चीन के सैनिकों के पीछे हटने के आए नए सबूत। फिंगर 4 और फिंगर 5 पर अपने बंकरों को ध्वस्त कर रही है चीन की सेना। 20 फरवरी तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। मुंबई में मिथुन के घर पर हुई मुलाकात। मिथुन ने कहा, इसे राजनीति से ना जोड़ें। मध्य प्रदेश की सीधी बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हुई। 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। शिवराज सरकार मृतक के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा देगी। पटना के कालिदास संग्रहालय में बड़ा हादसा टला। शॉर्ट सर्किट की वजह से मंच पर लगी आग। मंच पर सिक्किम के राज्यपाल के अलावा कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। आग पर पाया गया काबू। भारत ने इंग्लैंड के साथ किया हिसाब बराबर। चेन्नई टेस्ट में 317 रन से इंग्लैंड को हराया। दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने लिए 5 विकेट। 4 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। ये डॉक्यूमेंट देश में नहीं बना, देश के बाहर बना है और इसे शेयर कर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग। जो कुछ आपने उस दिन टीवी पर देखा था, हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, वो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। मतलब आप सोचिए ना, ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से ये क्यों कहा गया कि मामला बिगड़ता जा रहा है। दिशा रवि ने क्यों ये कहा कि कुछ समय के लिए चुप रहो, बात हाथ से निकल रही है। दिशा रवि ने ये क्यों कहा कि उस पर यूएपीए लग सकता है। रात 9:25 पर, ध्यान से सुनिएगा, 3 फरवरी रात 9:25 पर यह चैट क्यों हुई। दिशा और ग्रेटा किस बात से इतना डरी हुई थी। 3 फरवरी रात 9:25 पर ये दोनों इतना घबराए क्यों हुए थे। क्यों दोनों को लग रहा था कि सारा का सारा भेद अब खुल चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं हम लोग। क्यों दोनों को लग रहा था, ग्रेटा और दिशा को। इस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है ना, तो आपको 3 फरवरी रात 9 बजे का डीएनए हम आपको दिखाएंगे। उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखाएंगे, जिसमें 3 फरवरी रात 9 बजे सुधीर चौधरी ने भारत विरोध की टूलकिट गैंग को इस तरह बेनकाब किया था कि पूरे देश में, आपको आज भी याद होगा, ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड हुआ था, ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड। हैशटैग याद करिए, 3 फरवरी रात के वक्त अचानक से हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। 10-15 मिनट के डीएनए शुरू होने के बाद ही हैशटैग था ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज। पूरा देश, पूरा इंडिया, पूरी दुनिया उसकी बात कर रहा था कि ये लोग, इनका भेद खुल गया। ये डीएनए में रात को टूलकिट गैंग को एक्सपोज किया था सुधीर चौधरी ने। आप समझ रहे हैं? और तब ये लोग घबराए हुए थे। आप टाइमिंग समझिए, 9 बजे डीएनए शुरू हुआ, ग्रेटा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। 8:51 पर सुधीर चौधरी की तरफ से, जी न्यूज की तरफ से इस प्रोग्राम को टीज किया गया था 8:51 पर कि ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड। एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर हम लोग आ रहे हैं। ये रात को 8:51, 5:19 पर उस दिन 3 फरवरी को ग्रेटा ने ट्वीट किया, जो डीएनए शुरू होते ही ट्वीट डिलीट किया। चलिए यहां तक समझ में आया। लेकिन जैसे जैसे डीएनए आगे बढ़ रहा था, इन दोनों की घबराहट बढ़ रही थी।
लगातार 15 से 20 मिनट तक चैटिंग होती रही, क्योंकि डीएनए आगे बढ़ता जा रहा था। लोग दोनों घबराते नजर आ रहे कि मामला हाथ से निकल गया, मामला बिगड़ता जा रहा है, यूएपीए लग सकता है। मतलब ग्रेटा की एक गलती और रात 9 बजे की डीएनए ने टूलकिट गैंग की द ग्रेट दंगा प्लानिंग की दिशा बदल कर रख दी। हालात ऐसे थे कि जैसे जैसे डीएनए बढ़ रहा था, दोनों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दोनों यहां तक कहने लगे थे कि अब कुछ समय के लिए चुप रहना होगा। आज हम आपको इसी टूलकिट गैंग का डीएनए बताने वाला वो शो, उसके कुछ हिस्से दिखाएंगे और ग्रेटा दिशा की घबराहट आज आपको देखना चाहिए। तो आपको टूलकिट गैंग की साजिश और खालिस्तानी कनेक्शन का पूरा सच कुछ ही मिनटों में बता देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज भारत के लोकतंत्र पर, भारत के 135 करोड़ लोगों पर एक बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा आक्रमण करने की कोशिश की गई है। और यह ताकत कितनी बड़ी है और इसकी साजिश कितनी खतरनाक है, इसका पूरा चिट्ठा इस समय मेरे हाथ में है। यह 6 पन्नों का एक दस्तावेज है और इस डॉक्यूमेंट में भारत को किसान आंदोलन के नाम पर कैसे बदनाम करना है, भारत के लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ानी है, इसका पूरा प्लान इसमें लिखा हुआ है। #AskIndiaWhy। 3 फरवरी को आपका पसंदीदा शो डीएनए शुरू हो चुका था। सुधीर चौधरी ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में छिपी भारत विरोधी साजिश के टूलकिट का खुलासा कर रहे थे। 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, यानी ये भी पहले से तय कर लिया गया है। 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने डीएनए शुरू होने से कुछ देर पहले ही किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। इसी ट्वीट में ग्रेटा ने गलती से 6 पन्नों वाले खालिस्तान के दंगा एक्शन प्लान का डॉक्यूमेंट यानी टूल किट अपलोड कर दिया था और इसे शेयर कर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो वही कार्यकर्ता जिनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और स्क्रीन पर भी आपको ये कवर दिखाता हूं, देखिए इस पर क्या लिखा है। कवर का जो पेज है इसमें हैशटैग दिया है #AskIndiaWhy। ये हैशटैग है सबसे बड़ा आंदोलन। और डीएनए में 26 जनवरी को दंगों की साजिश का पूरा खुलासा होते ही टूलकिट गैंग घबरा गया। दंगों की टूलकिट एडिटर दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को व्हाट्सएप मैसेज किया। रात 9:25 पर ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा, इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। मुझे इसकी वजह से काफी दिक्कत होगी। अब ये मामला काफी बिगड़ रहा है। ग्रेटा थनबर्ग की इस बात से दिशा रवि बेहद घबरा गई और ग्रेटा को जवाब देते हुए लिखा, शिट। फिर उसने लिखा, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। डीएनए के जरिए ग्रेटा गैंग की साजिश एक्सपोज हो चुकी थी। दिशा समझ चुकी थी कि ट्विटर पर गलती से शेयर किया गया दंगों का टूलकिट पूरे गैंग पर भारी पड़ने वाला है। इसीलिए उसने रात 9:23 पर ग्रेटा को मैसेज कर उसकी गलती बताई, जिसके बाद ग्रेटा ने ट्वीट को डिलीट किया। ग्रेटा थनबर्ग के जिस विवादित ट्वीट के बारे में हमने आपको बताया, वो ट्वीट उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया है। अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहले उन्होंने ये ट्वीट किया, इस पूरे डॉक्यूमेंट को उन्होंने ट्वीट कर दिया, दुनिया के साथ शेयर कर लिया, शायद गलती से कर लिया, और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब इस पूरे ट्वीट को और जो दस्तावेज है मेरे हाथ में, इसे भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। ग्रेटा ने किसानों के समर्थन वाला ट्वीट और ट्वीट के लिंक में दिया साजिश का टूलकिट डिलीट कर दिया, लेकिन ग्रेटा पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी थी। साजिश के टूलकिट पर डीएनए में खुलासा होते ही #ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड नंबर 1 ट्रेंड होने लगा। #ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड पर 1 घंटे में 1,25,000 ट्वीट हुए। दंगों की टूलकिट खुलासा जी न्यूज पर 180 देशों में देखा जा रहा था। टूलकिट अंडरवर्ल्ड और उससे जुड़ी ग्रेटा इस खुलासे से बुरी तरह डर गई। ग्रेटा कहीं कोई और गड़बड़ ना कर दे, इससे डरी दिशा ने ग्रेटा को फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया। दिशा ने ग्रेटा को रात 9:35 पर लिखा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम टूल किट को ट्वीट ना करो? हमें कुछ देर तक इस पर चुप रहना होगा। मैं वकीलों से बात करने जा रही हूँ। इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं। इसकी वजह से हमें यूएपीए का सामना करना पड़ सकता है।
यूएपीए कोई साधारण कानून नहीं है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर ही इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दिशा रवि को ये बात अच्छे से पता थी कि उसका अपराध क्या है और क्यों उस पर यूएपीए लग सकता है। डीएनए में किए गए खुलासे के बाद से ही दिशा रवि को इस बात का एहसास हो गया था कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और यही वजह है कि डीएनए में हुए खुलासे के बाद ही 3 फरवरी की रात को ही उसने वकीलों से संपर्क करने की बात कही थी। दिशा ने जब ग्रेटा को यूएपीए कानून वाला मैसेज किया तो ग्रेटा ने कुछ देर तक रिप्लाई नहीं दिया। दिशा रवि इससे और ज्यादा घबरा गई। उसने 4 मिनट बाद यानी 9:40 पर फिर व्हाट्सएप मैसेज किया। दिशा ने लिखा और ग्रेटा से पूछा, क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ तो लिखना होगा। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। इस तरह के नफरती आंदोलन कई बार होते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। मुझे अफसोस है, हम इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि तुम तक आंच ना पहुंचे। अभी हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। दिशा और ग्रेटा के इस व्हाट्सएप चैट से साफ है कि ग्रेटा ने किसान आंदोलन का समर्थन दिशा के कहने पर ही किया था और समर्थन के चक्कर में गलती से दंगा अंडरवर्ल्ड का टूल किट अपलोड कर दिया। ग्रेटा की इसी गलती ने 26 जनवरी को दंगों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोग पूछ रहे थे ना आस्क इंडिया वाई, #आस्क इंडिया वाई। ये लोग इंडिया को लेक्चर दे रहे थे, हमसे पूछ रहे थे। आज इनसे पूछना चाहिए ना, आस्क ग्रेटा वाई। एक हैशटैग आज होना चाहिए, आस्क ग्रेटा वाई। देखिए दिल्ली पुलिस ने अब ये आस्क ग्रेटा वाई इसलिए क्योंकि अगर ये टूल किट इतनी पवित्र थी तो डिलीट क्यों कर दी थी, और अगर टूल किट कुछ गलत नहीं है तो अभी कुछ लोग क्यों फरार चल रहे हैं, क्यों छिप रहे हैं। हालांकि अब वैसे उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने टूलकिट अंडरवर्ल्ड के खिलाफ यह खुलासा भी किया है कि किसानों के प्रदर्शन के ठीक 10 दिन बाद दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 6 दिसंबर। इस ग्रुप में करीब 10 लोग शामिल थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप को बाद में डिलीट कर दिया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक रखा था। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक। जबकि कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन तो आप कहेंगे देश का मसला है, तो हमारा मसला है। हमारे किसान भाइयों की नाराजगी है सरकार के साथ, वो अपना घर का मसला है, वो नेशनल है, राष्ट्रीय है। इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक ग्रुप का नाम इसलिए माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश का खुलासा ग्रेटा थनबर्ग ने एक गलती कर दी और गलती से ट्वीट कर दी टूलकिट। डीएनए में साजिश की पूरी टूलकिट दिखा दी। सवाल यह कि अगर दंगा टूलकिट अंडरवर्ल्ड में शामिल दिशा निर्दोष है तो वो यूएपीए कानून से क्यों घबरा रही थी? इस साजिश में शामिल उसके बाकी साथी सामने आने से क्यों डर रहे हैं? क्यों दिशा को लग रहा था कि उसके ऊपर यूएपीए लग सकता है? क्या डर था अगर कुछ गलत नहीं कर रही थी वो? टूलकिट में कुछ गलत नहीं था तो ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट डिलीट क्यों की थी? आस्क ग्रेटा वाई। देखिए आज एक और खुलासा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी अलग अलग देशों में अपने दूतावासों में भारत में आंदोलन को भड़काने और अपना K2 एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई बैठकें की थी। अब आप कहेंगे K2 मतलब, K2 प्लान का मतलब कश्मीर और खालिस्तान प्लान, कश्मीर को तोड़ना और खालिस्तान के लिए भड़काना। K2 कश्मीर खालिस्तान। शायद वजह है कि टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि से पाकिस्तान भी सहानुभूति जता रहा था। अमेरिका में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव से परेशान ये व्यक्ति दिल्ली दंगों, खालिस्तान आतंकियों और भारत के खिलाफ K2 प्लान का चेहरा है। नाम है पीटर फेड्रिक। पीटर मलेशिया में रहता है। पीटर खालिस्तान का कट्टर समर्थक है और ये 15 साल यानी कि 2006 से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। ग्रेटा ने गलती से दंगों की टूलकिट शेयर करने की जो गलती की थी, उसी की वजह से किसान आंदोलन के नाम पर पीटर फेड्रिक की खालिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ। पीटर फेड्रिक को पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करने वाले भजन सिंह भंडर उर्फ इकबाल चौधरी के साथ देखा गया था। भजन सिंह भंडर आईएसआई खालिस्तान के K2 डेस्क से जुड़ा हुआ है। K2 यानी कि कश्मीर और खालिस्तान को भारत से तोड़ने का प्लान। किसान आंदोलन के पीछे दंगों की साजिश में पीटर का नाम सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ आईएसआई ने एक बहुत बड़ी साजिश रची और किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ एकजुट किया। आईएसआई ने कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावासों के जरिए खालिस्तानी आतंकियों से बैठक की। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकवादियों की ये बैठकें कई राउंड में हुई और किसान आंदोलन को भड़काने का प्लान बना। किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने के लिए भारत के कुछ न्यूज पोर्टल को साजिश में शामिल किया गया। आईएसआई खालिस्तान ने फैसला किया कि ये साजिश में वही न्यूज पोर्टल शामिल होंगे जो हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ हैं। आईएसआई खालिस्तान की साजिश में कुछ भारतीय पत्रकार भी शामिल हुए। टूलकिट की जांच से खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी समर्थक पीटर फेडरिक ने किसान आंदोलन के नाम पर कुछ आर्टिकल लिखे, जिसे भारतीय न्यूज़ पोर्टल ने एक साजिश के तहत उसके आर्टिकल्स को पब्लिश किया। मकसद यही था कि किसान आंदोलन के नाम पर मोदी सरकार को दुनिया भर में बदनाम किया जा सके। किसान आंदोलन के दौरान अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने का जिम्मा पीटर फेडरिक ने ही लिया था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि दंगों की प्लानिंग में जिस जूम मीटिंग में निकिता मोधालीवाल समेत 60 से 70 लोग शामिल थे, उसमें पीटर फेडरिक था या नहीं। जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट सामने आया और उसमें भी पीटर फेडरिक का नाम सामने आया है और इस संबंध इसको लेकर के भारत के अंदर जो है कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज भारत में बड़े दंगे कराने की साजिशें रच रही हैं और किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान के आतंकी जो कृत्यों को फिर से जो है पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। भारत के खिलाफ दंगों की साजिश का टूल किट ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसे साजिश में शामिल कुछ लोगों के बीच ही शेयर किया जाना था, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में दंगों की टूल किट शेयर कर दी, जिसने भारत के गद्दारों, पाकिस्तान के आईएसआई और खालिस्तान के आतंकवादियों की साजिश का खुलासा कर दिया। अच्छा, ये टूल किट की जो दंगा गैंग है ना, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें जो नाम है वो है मोधालीवाल। जी हाँ, मोधालीवाल। अब इसके अलावा कौन कौन इसके कांटेक्ट में था मोधालीवाल के, इसमें निकिता जैकब है। निकिता जैकब की जमानत पर कल फैसला आना है, आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिशा रवि गिरफ्तार जो है वो की जा चुकी हैं। दिशा रवि, शांतनु को 10 दिन की कोर्ट से राहत मिल गई है, शांतनु, और अब जमानत मिल गई है 10 दिनों की अंतरिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। साथ ही पीटर फेडरिक ये वांटेड है। जी हाँ, पीटर फेडरिक ये सुरक्षा एजेंसियों के काफी समय से रडार पर है। इसके अलावा अनीता लाल, ये उस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था ना 6 दिसंबर को और 11 जनवरी की जो जूम मीटिंग हुई थी, उन सब में ये लोग शामिल थे और इसलिए बार बार अब सबकी तलाश अब एक तरीके से की जा रही है। दिशा रवि गिरफ्तार हो चुकी हैं, सबका नंबर आने वाला है। लेकिन जी न्यूज को पीटर फेडरिक ने ट्विटर पर भेजा अपना जवाब। जी हाँ, जी न्यूज को पीटर फेडरिक ने ट्विटर पर अपना जवाब भेजा। आपको बता दें, भजन सिंह भिंडर से कबूली अपनी जान पहचान, मतलब, और साथ ही खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी का लिया पक्ष। आपको बता दें, जी न्यूज ने ट्विटर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की पीटर फेडरिक को और पीटर फेडरिक ने जवाब दिया है जी न्यूज को और भजन सिंह भिंडर से अपनी जान पहचान कबूली है, साथ ही खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी का भी पक्ष लिया है। अब आप समझ रहे हैं, ये आंदोलन में टूलकिट गैंग में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी का पक्ष लेने वाले हैं। पीटर फेडरिक, इनसे जी न्यूज़ ने सवाल पूछा कि अगर आप कुछ सवालों का जवाब दें, और पीटर फेडरिक से जी न्यूज़ ने पीटर फेडरिक ने ट्विटर अकाउंट पर अपना जवाब दिया, खुद को खालिस्तान समर्थक से अलग कर मोदी को बताया तानाशाह और तमाम चीज़ें, लेकिन खालिस्तान समर्थक खुद को बताया। और देश में अब आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चलते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में राजा सुहेलदेव की स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम वर्चुअल था, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मना रही है। इस कार्यक्रम का राजनीतिक रूप से प्रभाव इसलिए है क्योंकि राजा सुहेलदेव को राजभर समुदाय से जोड़ा जाता है और राजभर समुदाय का यूपी की 40 विधानसभा सीटों पर असर है। पहले सुनिए पीएम मोदी ने राजा सुहेलदेव को लेकर क्या कुछ कहा। चौरी चौरा के वीरों के साथ जो हुआ वो क्या हम भूल सकते हैं? महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया गया। इतिहास की किताबों में
भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। अपने शासनकाल में काम जो किया वो अभूतपूर्व था। उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। देखिए, अब आपको जानना चाहिए कि सुहेलदेव कौन थे जो आज भी यूपी की राजनीति में असर डाल रहे हैं। दरअसल जब राजा सुहेलदेव का जिक्र होता है तो सालार मसूद गाजी का जिक्र अपने आप जुड़ जाता है। सालार गाजी अफगानिस्तान में गजनी वंश के शासक महमूद गजनवी का भांजा था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उस वक्त श्रीवास्ती के सम्राट महाराजा सुहेलदेव थे। महमूद गजनवी का भांजा सालार गाजी जब बहराइच की तरफ बढ़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उसका सामना महाराजा सुहेलदेव से हुआ। युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने सालार गाजी को उसकी सेना समेत समाप्त कर दिया। सालार गाजी की कब्र पर ही बहराइच में मशहूर गाजी मियां मेला लगता है। ये जानना आपके लिए जरूरी। बहराइच और उसके आसपास के जिलों में मुसलमानों की बड़ी तादाद है और राजभर वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाली सुहेलदेव समाज पार्टी और मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली AIMIM का यूपी चुनाव के लिए गठबंधन हो चुका है। और आज सुहेलदेव पर बीजेपी के कार्यक्रम से सुहेलदेव समाज पार्टी सबसे ज्यादा परेशान थी। सरकार पूरी ताकत के बल पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को छत्री बनाने में लगी है और भारतीय समाज पार्टी एहसास करा रही है कि पढ़ लो बीजेपी के लोगों, सरकार चलाने वाले लोगों, सरकार में बैठे हुए लोगों, इतिहास पढ़ो। जब इस देश में शासक था अंग्रेज तो उसका संविधान था गजेटियर। गजेटियर में 585 राजाओं का जिक्र है, इसमें 165 राजा अकेले भर जाति में पैदा हुए। उसी में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी भर शासक के रूप में उनको दर्शाया गया है, उनका इतिहास है। लेकिन बीजेपी ने दरअसल अपनी लकीर बड़ी यहां पर करने की कोशिश की है, जिससे ओम प्रकाश राजभर की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। अब आपको यह समझना चाहिए कि पूर्वांचल में राजा महाराजा सुहेलदेव की विरासत का दावा करने वाले राजभर समुदाय की अहमियत दरअसल क्या है। और इसलिए हम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि राजा सुहेलदेव जिताएंगे 2022 की लड़ाई। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी करीब 18% है, 18% है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की करीब 49 विधानसभा सीटों पर राजभर समुदाय का दबदबा है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव समाज पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव है, इसलिए राजभर वोटों की कीमत काफी अहम मानी जा रही है। इसलिए इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। विस्तारवाद का टेंट उखड़ गया। विस्तारवाद का बंकर टूट गया। विस्तारवाद का टैंक लौट गया। विस्तारवाद के लड़ाके पीछे हटे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद के खिलाफ विजय पथ। नमस्कार, देशक में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। पिछले साल 3 जुलाई 2020 को लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और ठीक 7 महीने 13 दिन बाद हम, आप और पूरा विश्व विस्तारवाद के अंत की शुरुआत देख रहा है। विस्तारवाद के अंत की शुरुआत हुई है दरअसल पेंगोंग त्सो में। आज आप पहली बार
ध्यान से सुनिएगा, पहली बार चीन को पीठ दिखाते हुए देखेंगे। पैंगोंग त्सो से चीन के पीछे हटने के आज ढेर सारे सबूत हम आपके लाए हैं। इनमें से 8 बड़े सबूत हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाना चाहते हैं। चीन के पीछे हटने की ये पहली तस्वीर है और इस तस्वीर में चीन के सैनिक पीछे हटते दिख रहे हैं। वहीं चीन के टैंक भी इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पैंगोंग झील का ये दक्षिणी तट, वहां की ये तस्वीरें, और इस तस्वीर में चीन के आपको देखिए, हमने मार्किंग भी की गई है, नंबरिंग की हुई है और 11 टैंक आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और ये अब सब वापस जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 3 में आप देखेंगे पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 से चीन के सैनिक किस तरह से पीछे हट रहे हैं। इस तस्वीर में आपको कई चीजें दिखाई देंगी। इनमें टेंट हैं, इनमें टैंक हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सैनिक हैं जिन्हें आप चीन की सेना के नाम से भी जानते हैं, गाड़ियां हैं और इस तस्वीर में खास बात यह है कि पीएलए की यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की घर वापसी हो रही है। वहीं अब 5वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। 5वीं तस्वीर, टैंक आपको दिखाई दे रहा है, तो चीन के टैंक आपको दिख रहे हैं। कुल 4 टैंक हैं, नंबरिंग की हुई है, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, और कई सैनिक भी उस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, दरअसल ये तस्वीर बंकर हटाते चीन के सैनिक हैं। सैनिकों की गिनती भी आप कर सकते हैं। नंबरिंग इस तस्वीर में भी हमने की हुई है। और हमारी अगली तस्वीर चीन के टैंक की तस्वीर है। उन टैंकों की तस्वीर है चीन के, जो टैंक कई महीनों से, आप कह सकते हैं अप्रैल के महीने से, देखिए इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो बंकर को तोड़ने वाली तस्वीर है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो टैंक की तस्वीर है। तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीन के सैनिकों द्वारा खड़ा किया गया था उसी को ध्वस्त करते हुए पिछली तस्वीर में आपने देखा, और अब चीन के टैंक जो कई महीनों से, आप कह सकते हैं मई के महीने से, पिछले साल से पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर तैनात थे। तो 8 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरह से चीन, जिसके बारे में कहा जाता है अगर वो किसी जमीन पर पांव रख देता है तो फिर पीछे नहीं हटता है, भारत ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। 10 फरवरी को पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 से चीन के टैंकों का हटना शुरू हुआ और अब चीन के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और टैंकों के बाद चीन के जो पैदल सैनिक हैं, पैदल सेना है, इन्फेंट्री, पैंगोंग झील के दोनों किनारों से वो भी पीछे हट रही है। क्या आपने कभी चीन की पीठ देखी है? क्या कभी आपने चीन को पीछे हटते देखा है? अगर नहीं तो आज जी न्यूज पर जी भरकर देखिए, क्योंकि यह तस्वीर पैंगोंग से पीठ दिखाकर पीछे हटते चीन के सैनिकों की है। इस वीडियो को वो लोग भी देखें जिन्हें भारत की ताकत पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें भारतीय सेना के हौसले पर यकीन नहीं होता। ये वीडियो पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे का है। इस वीडियो में कई सीन हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन हर सीन, हर कहानी में एक बात समान है, और वो बात ये कि चीन के सैनिक पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाके से पीछे हट रहे हैं। चीन के सैनिकों को पीछे क्यों हटना पड़ा? चीन के सैनिक फिंगर 8 के पीछे जाने के लिए क्यों राजी हुए? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले विस्तारवाद के टेंट उखड़ते हुए देखिए। बेहद दूर से बनाए गए वीडियो में बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चीन के सैनिक टेंट हटा रहे हैं। 10 महीने पहले चीन की सेना ने टेंट ये सोचकर लगाया होगा कि अब विस्तारवाद का लाल झंडा यहां हमेशा के लिए लहराएगा। लेकिन 10 महीने बाद ही विस्तारवाद के टेंट उखड़ गए और चीन की मजबूरी देखिए, अपने टेंट चीन को खुद ही हटाने पड़ गए। अब इस तस्वीर को देखिए, पैंगोंग झील के दक्षिण में ये एक बंकर दिख रहा है। 3 सैनिक इस बंकर के ऊपर हैं, 1 सैनिक पास में, 2 और सैनिक हैं जो थोड़ी दूरी पर हैं।
ये लोग बंकर का परीक्षण नहीं कर रहे बल्कि बंकर को तोड़ने में लगे हैं। ये सभी चीन के सैनिक हैं। ये लोग अपने बनाए बंकर को तोड़ रहे हैं और उसके बाद जेसीबी की मदद से जमीन को समतल किया जा रहा है। मतलब जमीन बंकर बनाने से पहले जिस तरह थी वैसा ही किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, इनमें सैनिकों के सामान लदे हैं। जहां 25 से 30 गाड़ियां दिख रही है, इन गाड़ियों में चीन के सैनिक हैं जो वापस जा रहे हैं। पैंगोंग 4 और 5 इलाके में चीन की घुसपैठ के बीच हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं, ये आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। एलएसी पर चीन के सैनिक क्या कर रहे हैं, समझौते के तहत पीछे हट रहे हैं या नहीं, इस पर भारत की पैनी नजर है। इसलिए 10 फरवरी से यानी जिस दिन पैंगोंग 4 और 5 से चीन के पीछे हटने की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक उसके हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। गलवान के धोखे के बाद भारतीय सेना को चीनी सेना पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें चीनी सैनिक संगर, बंकर और उन दीवारों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उसने पिछले साल मई के बाद लड़ाई की तैयारी के लिए बनाई थी। डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को जांचा जाना है और उसको हर कसौटी पर कसा जाना है। पीएलए के सैनिकों की लंबी कतारें वापस जाती हुई दिख रही हैं, यानी कम से कम अभी तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया सही और समझौते के मुताबिक चल रही है। 10 फरवरी की सुबह लगभग 10 बजे चीनी सेना ने अपने टैंकों को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से पीछे हटाना शुरू किया। चीनी सेना ने पहले अपने 3 टैंक पीछे किए और फिर भारतीय सेना ने भी ऐसा ही किया। लेकिन भारतीय सेना के पीछे हटते हुए टैंक चीन के किसी भी धोखे को लेकर सावधान थे और आपात स्थिति में तुरंत वापस लौटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। चीन ने इस बात को मान लिया है कि वो ऐसी बर्फीली ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात तो साफ है। इसीलिए चीन जल्दी तत्पर है ऐसी पहाड़ियों को छोड़ने के लिए। तस्वीरों में चीनी सैनिकों की लंबी कतार एलएसी से पीछे जाती हुई नजर आ रही है। सेना वापसी की जांच के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है और बुधवार को अभी तक की सेना वापसी की समीक्षा होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इस हफ्ते पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेना वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगले सप्ताह कोर कमांडरों की 10वें दौर की बातचीत होने की संभावना है। समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की उन सारी चोटियों को भी खाली करना होगा जिस पर उसने 30 अगस्त के बाद कब्जा किया था। चीन पर न भारत भरोसा करता है न भारतीय सेना। ऐसे में एक सवाल सबके जहन में है कि अगर कैलाश रेंजेस की इन चोटियों पर चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया तो क्या होगा। इसका जवाब ये है कि कैलाश रेंजेस की सभी चोटियों पर चीनी कब्जे की कोशिश की आशंका को समय से पहले भांपने, उसे रोकने और उसका जवाब देने की हर तैयारी पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आपको ये भी समझना है कि चीन की जो आर्मी है उसका दर्शन शास्त्र दी आर्ट ऑफ वॉर ही ये कहता है कि हर युद्ध को छल कपट से ही जीता जा सकता है और इसीलिए चीन की पुरानी आदतों को देखते हुए भारत कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। चीन पर पूरी नजर भारतीय सैनिकों की है। 10 फरवरी को टैंक हटाने के दौरान रिजांगला, विचिल्ला यानी आरआर कॉम्प्लेक्स के सामने चीन के 230 से ज्यादा टैंक्स वापस जाते हुए गिने गए। ये टैंक 2 कतारों में थे। पहली कतार भारतीय पोजीशन से 500 मीटर दूर और दूसरी कतार 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। भारतीय सेना मानसिक रूप से इस स्थिति के लिए तैयार थी कि चीन किसी एक टैंक के खराब होने का बहाना बनाकर कहीं वापसी रोक ना दे। लेकिन 10 फरवरी को ही शाम 7 बजे तक दोनों ओर के टैंक चुशुल सेक्टर में पहाड़ियों और दूसरी जगहों से वापस लौट गए। चीन अपने टैंकों को 50 किलोमीटर दूर सेंगडांग बेस तक ले गया। भारतीय सेना के टैंक भी एलएसी से 50 किलोमीटर पीछे चले गए। अब आपको ये बताते हैं कि चीन को पीठ क्यों दिखानी पड़ी, ऐतिहासिक तस्वीरें आप क्यों देख रहे हैं। चीन पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 से वापस लौटने को मजबूर क्यों हुआ?
इसका जवाब चुशूल की रेजांगला और रेचिनला पहाड़ी पर मिलता है, जहां चीन ने अगस्त के महीने में घुसपैठ की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि रणनीतिक महत्व की इन पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने 30 और 31 अगस्त को कार्रवाई करके इन्हें अपने नियंत्रण में भी ले लिया था। इस कार्रवाई के बाद पूर्वी लद्दाख में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में हो गया था। इन चोटियों पर भारतीय सेना ने टैंक तैनात कर दिए थे और स्पांगूर झील मोल्दो का पूरा इलाका भारतीय सेना की पहुंच में आ गया था। माना जाता है कि इसी कार्रवाई से पड़े मानसिक दबाव के कारण चीन पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 तक वापसी के लिए तैयार हुआ। चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 तक के इलाके में घुसपैठ की थी। जवाब में भारतीय सेना ने फिंगर 4 के पास की ऊंचाइयों पर मोर्चे बनाकर चीनी सैनिकों को परेशान कर दिया था। पिछले 10 महीने से चले आ रहे तनाव के बीच चीन पर भारत की मनोवैज्ञानिक बढ़त लगातार बनी रही। साथ ही कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी लगातार होती रही। 9वें दौर की बातचीत के बाद समझौता हुआ और अब चीन की सेना वापस जा रही है। हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। चीन की सेना वापस जा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी ये भ्रम फैलाने में जुटी है जैसे चीन जीत गया और भारत हार गया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। अब ये कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस के कुछ लोगों को, कि आज टीवी पे जिस प्रकार से चाइनी लोग अपने टेंट उखाड़कर वापस जाते और भागते नजर आ रहे हैं। ये 21वीं सदी का भारत है। अब तुम कुछ भी कहोगे लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। राहुल जी भूल जाइए। समझौते के तहत चीनी सैनिकों को फिंगर 8 के पीछे सिरजाब 2 में अपनी पोस्ट तक वापस लौटना है। भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत है, इसे आप भारतीय सेना में मेजर जनरल रह चुके एसपी सिन्हा से समझिए। मिलिट्री बिंदुओं को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं 1.5-2 मिनट में। पहला चीज यह है कि LAC परिभाषित नहीं है, कभी भी परिभाषित नहीं हुआ है कागज में। वो अपना चीन का अपना इंप्रेशन है, हम हिंदुस्तान का अपना परसेप्शन। हिंदुस्तान कहता है कि LAC फिंगर 8 से पास होता है, चीन कहता है कि LAC पास होता है फिंगर 2 से। ये परसेप्शन वॉर है, पहली 2 चीजें। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि फिंगर 3 तक हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है, डिफेंस। यहां तक हमारा धन सिंह थापा ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारा डिफेंस है, धन सिंह थापा पोस्ट, और कई सालों से यहाँ है। फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है, वो हम पेट्रोलिंग करते रहे हैं। चाइना भी पेट्रोलिंग करता रहा है, हम भी पेट्रोलिंग करते रहे हैं। ये यदि कांग्रेस कहती है कि यदि चाइना फिंगर 4 पे आके 5 पे आ गया, ये हमारा जमीन था, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आपको इसका मतलब है ना LAC का ज्ञान है ना बफर जोन का ज्ञान है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कारगिल वॉर में चीन ने फायदा उठा के फिंगर 4 पे अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जब हमारा पूरा ध्यान केंद्रित था कारगिल वॉर में, वो यहां आट के बैठ गए और इसमें पाकिस्तान ने भी मदद किया। अब ये क्या उपलब्धि नहीं है कि जिस स्ट्रक्चर पे फिंगर 4 और फिंगर 5 पे 1999 से चीन बैठी हुई थी, आज हिंदुस्तान की हुकूमत ने उठा के फेंक दिया? ये उपलब्धि नहीं है। अगर आज पूरी दुनिया चीन के सैनिकों को भारत के दबाव के सामने पीछे हटते हुए देख रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को आप विस्तारवाद के अंत की शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 फरवरी तक सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके 48 घंटे के अंदर डेप्सांग सहित दूसरी विवादित जगहों के बारे में समाधान निकालने के लिए कोर कमांडर स्तर की चर्चा शुरू होगी।
चीन का पीछे हटना दुनिया के उन देशों के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो चीन के विस्तारवाद से परेशान है, और ऐसे देशों की संख्या बहुत ज्यादा भी है। विस्तारवाद चीन की पुरानी नीति है। पड़ोसियों की जमीन पर टेंट लगाओ, फिर बंकर बनाओ, पोस्ट बनाओ और फिर सड़क निर्माण कर ये दावा करो कि जमीन हमारी है। दुनिया के 13 देशों की जमीन पर चीन इसी तरह से कब्जा कर चुका है। भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत, उत्तरी कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम की सीमाओं पर चीन का अतिक्रमण है। और पिछले कुछ महीने में चीन की यही कोशिश भारत के गलवान और पेंगोंग में भी थी, लेकिन इस बार भारत ने चीन की विस्तारवाद की नीति को नाकाम कर दिया। चीन ने पेंगोंग में टेंट तो लगाए, बंकर भी बनाए, सड़कें भी बनाई, टैंक भी तैनात किए और जमीन पर दावा भी किया, लेकिन कोई दाव काम नहीं आया। भारत डटा रहा और मजबूरन चीन को पीठ दिखाकर हटना पड़ा। ये तस्वीर बहुत बड़ा संदेश है उन देशों के लिए जहां चीन दादागिरी दिखाना चाहता है, जहां चीन का अतिक्रमण है। तो एक बार फिर से उन तस्वीरों के साथ ये बताते हुए कि ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, राष्ट्र गौरव की तस्वीरें हैं, न्यू इंडिया की तस्वीरें हैं, बदलते भारत की तस्वीरें हैं। ये उस जनरेशन के लिए यादगार तस्वीरें हैं। वैसे मुझे कहना चाहिए पूरे भारत के लिए ही यादगार है, लेकिन उस जनरेशन के लिए जिसने 1962 की लड़ाई तो नहीं देखी, 1962 की हार तो नहीं देखी, लेकिन 2021 की ये गौरवशाली तस्वीरें देखी हैं जिन पर हर भारतीय को फक्र है। चीन के पीठ दिखाने की तस्वीरें, चीन के पीछे हटने की तस्वीरें और चीन के विस्तारवाद पर भारत के विराम की तस्वीरें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.